हरियाणा में अब की बार मानसून सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई है और प्रदेश के लगभग सभी जिले बारिश से सरोबार नजर आए। सबसे अधिक बरसात प्रदेश के 5 जिलों चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और यमुनानगर में दर्ज की गई। यहाँ बरसात का आंकड़ा 300 mm को पार कर गया। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा आज यानी 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। विभाग द्वारा अम्बाला और यमुनानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सिरसा और फतेहाबाद को छोड़कर बाकी सभी 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई हुई है। अगले दिन यानी 28 तारीख को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, हांसी, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बरसात की संभावना जताई गई है। वायुसेना नर्सरी स्कूल रेसकोर्स दिल्ली द्वारा वॉचमैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार साक्षर से लेकर 10वीं पास कोई भी योग्यता धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। सैलरी 13,000 रूपए पर मंथ मिलेगी। स्कूली छात्रों को भारत के डिफेंस सिस्टम और कूटनीतिक रिस्पांस के बारे में समझाने के लिए NCERT ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक नया मॉड्यूल ला सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। यह मॉड्यूल 2 भागों में लाया जाएगा। पहला भाग कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के लिए और दूसरा भाग कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए लाया जा सकता है। यह मॉड्यूल 8 से 10 पेजों का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि पहलगाम टेरर अटैक के लिए भारत का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिस्पांस क्या रहा। इसका मकसद स्कूली स्टूडेंट्स को यह समझाना है कि देश किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता है। साथ ही इससे बच्चों को बताया जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह का डिफेंस, डिप्लोमेसी और अलग अलग मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मिशन लाइफ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। यह भारत का एक लाइफस्टाइल कैंपेन है जिसमें पर्यावरण के बचाव के साथ जीना सिखाया जाता है। मॉड्यूल में स्पेस से संबंधित एक सेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। इसमें चंद्रयान 1, आदित्य L1 और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अचीवमेंट्स शामिल रहेंगे। हरियाणा में CET परीक्षा की पहली शिफ्ट का आयोजन पूरा हुआ। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे से 11:45 तक चला। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सूबे के नायब सैनिक सरकार द्वारा जबरदस्त इंतजाम किए गए। सभी रोडवेज बसों को CET परीक्षा की ड्यूटी में लगाया गया ताकि परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुँचने में आसानी हो सके। पेपर देने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। परीक्षार्थियों ने पेपर को इजी टू मॉडरेट बताया तो कुछ ने कहा कि ऐसे सवालों की उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहीं CET परीक्षा की पहली शिफ्ट के एग्जाम में लाडो लक्ष्मी योजना के बजट से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया। कुछ महिला परीक्षार्थियों ने बताया कि हरियाणा जीके से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न मुश्किल ही थे। हालांकि गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने आसान बताया। वहीं हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से जुड़े प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने ठीक ठाक बताया। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर आसान ही था। सुबह की शिफ्ट में एग्जाम देकर परीक्षा केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा, यानी कुछ सवाल कठिन तो कुछ आसान रहे। वहीं शाम की शिफ्ट के परीक्षार्थियों ने पेपर आसान बताया। इन परीक्षार्थियों के मुताबिक सुबह के पेपर में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के ज्यादा सवाल थे, तो शाम को इंग्लिश, मैथ और हिंदी के बेसिस सवाल आए थे। एग्जाम सेंटर के बाहर महिलाओं की चूड़ियां, पायल, घड़ी और धागे भी उतरवाए गए। वहीं हरियाणा SSC के चेयरमैन ने कहा कि चारों शिफ्ट के एग्जाम पूरे न होने तक कोई भी प्रश्न पत्रों का एनालिसिस न करे, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में लगातार हो रही बारिश से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ज्यादा बारिश की वजह से स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली सब्जियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में उत्पादन में गिरावट होने से मौसमी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, भिंडी आदि की कीमतों में भी करीब 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। वहीं टमाटर और अरबी के भाव में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जी मंडी में स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गोभी व मटर की सप्लाई हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जिसके चलते भाव आसमान छू रहे हैं। बारिश होने पर खेतों में जलभराव हो जाता है, जिससे बेलों वाली सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस मौसम में कीट भी अधिक पैदा होते हैं, जो बेलों और पौधों पर आने वाले फूलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सब्जियों के दामों में उछाल से रसोई घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। दोनों समय सब्जी बनाने पर अब दोगुना खर्च हो रहा है। वहीं सावन महीने में फलों की कीमतें भी आसमान पर टंगी हुई हैं। सब्जियों के ताजा भाव की बात करें तो टमाटर 60, अरबी 60 और तोरी का भाव भी 60 रुपए प्रति किलो रहा। वहीं घिया, बैंगन 40 रुपए प्रति किलो बाजार में दिखाई दी। तो वहीं भिंडी 50 रुपए प्रति किलो और मटर 140 और गोभी का भाव 120 रुपए प्रति किलो चल रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह रोहतक में शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी CET परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में लगभग 90% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 50 से 60% की औसत रही है। हिम्मत सिंह ने बताया कि आज उन्होंने प्रदेश के 4 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया है। इस दौरान परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से बातचीत हुई है। सभी लोग व्यवस्था को लेकर संतुष्ट हैं। उन्होंने
उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के अलावा प्रशासन ने इस परीक्षा को करने में बेहतरीन व्यवस्था की है। इस परीक्षा के आयोजन को लेकर ऐसा लग रहा है कि पूरा हरियाणा एक टीम के रूप में कार्य कर रहा है। हिम्मत सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रोहतक और आसपास के जिलों को लेकर कुछ लोग ये गलत धारणाएं फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवा पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रोहतक भी हरियाणा का हिस्सा है। आयोग ने रोहतक में परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रोहतक में परीक्षा होना यहाँ के लोगों के लिए सम्मान का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी रोहतक में परीक्षाएं इसी तरह से आयोजित करवाई जाती रहेंगी। एक अन्य सवाल के जवाब में चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षा के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पोर्टल को ओपन किया जाएगा, जिसमें उन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जो आवेदन में अपनी श्रेणी नहीं भर पाए थे। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में शिफ्ट करने का अवसर मिल सकेगा। हरियाणा के हजारों मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर 3 अगस्त को शिक्षा मंत्री के गृह नगर पानीपत में राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी जिला पलवल में नवनियुक्त जिला कमेटी के चुनाव सम्मेलन में CITU के प्रदेश महासचिव जय भगवान ने शनिवार को दी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासचिव जय भगवान और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्करों को कई महीने तक मानदेय नहीं मिलता है। प्रशासन वर्दी पहनने का आदेश देता है, लेकिन वर्दी का पैसा स्कूलों में नहीं भेजा जाता। यूनियन नेताओं ने बताया और आरोप लगाया कि स्कूलों के मर्जर और बच्चों की कमी का हवाला देकर मिड डे मील वर्करों के मानदेय में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करने वाली केंद्र सरकार ने पिछले 11 साल से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है। नेताओं ने न्यूनतम वेतन यानी 26,000 रुपए की मांग को अनदेखा किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि सरकार की इन नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 2 लाख मिड डे मील वर्कर्स का रोजगार छीन लिया गया है। हरियाणा भाजपा की छोटी टोली की बैठक शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया मौजूद रहे। छोटी टोली की इस बैठक में सरकार और संगठन के समन्वय से नॉन स्टॉप सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की योजना रचना और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत रूप में चर्चा हुई है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूबे के हर जिले में प्रवास कर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करेंगे। साथ ही जिलों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल गोगामेडी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाले मेले को देखते हुए रेलवे द्वारा 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन वाया रेवाड़ी होकर रहेगा। वहीं श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्री गंगानगर ट्रेन का गोगामेडी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। ट्रेन नंबर 04791 रेवाड़ी गोगामेडी मेला स्पेशल 12 से 21 अगस्त तक और 30 अगस्त से लेकर 2 सितम्बर तक रेवाड़ी से सुबह 6:15 पर रवाना होकर 10:40 पर गोगामेडी पहुँच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन 04792 गोगामेडी रेवाड़ी मेला स्पेशल ट्रेन 12 से 21 अगस्त तक और 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक गोगामेडी से 11:45 पर रवाना होकर शाम 4:50 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन महेंद्रगढ़, लोहारू व शादुलपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। इस ट्रेन में 15 जनरल कोच व द्वितीय शयनयान और 2 गार्ड सहित कुल मिलाकर 17 डब्बों की संख्या रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 04795 रेवाड़ी गोगामेडी मेला स्पेशल ट्रेन 11 से 21 अगस्त तक और 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रेवाड़ी से शाम 6 बजे प्रस्थान करके रात 10:55 पर गोगामेडी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में बात करें तो ट्रेन नंबर 04796 गोगामेडी रेवाड़ी ट्रेन मेला स्पेशल 11 से 21 अगस्त तक एवं 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक गोगामेडी से रात 11:20 पर रवाना होकर सुबह 5:15 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। हरियाणा में अक्सर देखने को मिलता है कि सड़क बन जाने के बाद पाइपलाइन बिछाने या फिर अन्य कामों के लिए सड़कों को तोड़ दिया जाता है। इससे सड़कों की हालत भी बुरी हो जाती है, साथ ही इस पर व्यर्थ का खर्चा भी आ जाता है। अब हरियाणा में सड़क तोड़ने से पहले संबंधित विभाग को जानकारी देनी जरूरी होगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग को आपस में तालमेल बनाना होगा। यदि कई सड़कों को तोड़कर शिविर या पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने की जरूरत पड़ रही है तो आपस में समन्वय बनाना आवश्यक होगा। सड़क बनाने से पहले पाइपलाइन बिछाने की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ दोनों विभागों में आपस में तालमेल स्थापित करना होगा। उसके बाद पाइपलाइन बिछाई जाएगी और फिर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। मंत्री रणवीर गंगवा ने विभाग अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया और उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि जहां भी ठेकेदार टेंडर में कम रेट भरते हैं वहां जेई किए गए काम की गुणवत्ता की समुचित निगरानी रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के लिए की गई घोषणाओं के कामों को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया।
भारतीय रेलवे निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रेलवे ने देश की पहले हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कर लिया है। यह ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में हुआ है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न सिर्फ भारत के रेलवे इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। खास बात यह है कि यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने विकसित किया है। भारत अब 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों जैसे स्वीडन, जर्मनी, चीन और फ्रांस की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों की तकनीक मौजूद है। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के जैन सोनीपत रेलखंड पर 89 किलोमीटर की दूरी पर इस ट्रेन का ट्रायल हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 111.83 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को जल्द ही नियमित रूप से चलाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को UPI को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डिजिटल लेन देन का यह सबसे लोकप्रिय जरिया हमेशा के लिए मुफ्त यानी फ्री का नहीं रह सकता। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में UPI सिस्टम को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क वसूला जा सकता है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल UPI को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और सहायता के जरिए मुफ्त में संचालित किया जा रहा है। ये सब इसलिए ताकि करोड़ों लोग रियल टाइम पेमेंट सुविधा का लाभ बिना किसी रुकावट के उठा सके। उन्होंने चेताया कि इस व्यवस्था को लंबे समय तक मुफ्त बनाए रखना संभव नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और तकनीकी संचालन के लिए लागत तो लगती ही है, जिसे किसी न किसी को वहन करना होगा। ब्याज दरों में कटौती के संकेत देने के साथ साथ RBI गवर्नर ने मौद्रिक नीति पर भी टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो भविष्य में ब्याज दरों में कटौती संभव हो सकती है। भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर्स ID को डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। सरकार ने बताया कि एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स से पता चला है कि इन यूजर्स का बुकिंग पैटर्न और बिहेवियर एक जैसा था, जिससे पता चला है कि ये आम यूजर नहीं है। डेटा एनालिसिस के समय इन ID की एक्टिविटी सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध पाई गई। इसमें असामान्य बुकिंग पैटर्न, बॉट्स या फिर एजेंट्स का इस्तेमाल करना भी शामिल था। रेलवे ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए कई डिजिटल सुधार किए हैं, जैसे कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट अब सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर से IRCTC वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में एजेंट्स को टिकट बुक करने की परमिशन नहीं मिली है। रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS काउंटरों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। स्मार्टफोन यूजर्स की एक शिकायत आम है कि फोन बहुत भारी है। लंबे समय से स्मार्टफोन कंपनियों का बड़ी स्क्रीन और ज्यादा पावर पर फोकस रहा है, लेकिन अब बदलाव होता दिखाई दे रहा है। भारत में खासतौर पर युवाओं में कॉम्पैक्ट फोन की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 74% युवा यूजर्स छोटे स्क्रीन और हल्के फोन चाहते हैं। 88% यूजर्स का कहना है कि वो परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी से कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी लोग फोन का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी से समझौता करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में टर्म लाइफ इंश्योरेंस अहम फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये परिवार के मुखिया की असामयिक मौत के बाद भी यह सुनिश्चित करता है कि आश्रितों का जीवन सुरक्षित रहे, उनकी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी होती रहे। इंश्योरेंस अवेयरनेस कमेटी के मेंबर ने बताया कि इतनी अहम भूमिका के बाद जागरूकता की कमी, गलतफहमी और टालमटोल करने की आदतों के कारण अभी टर्म इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बेहद कम है। लेकिन अब समय आ गया है कि लोग इसके बारे में विचार करें। टर्म इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट से कम प्रीमियम लेकर हाई लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। इससे आपके न रहने पर आपके परिजनों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक आदर्श साधन बन जाता है। उदाहरण के लिए 30 वर्षीय स्वस्थ युवक जिसे कोई पुरानी बीमारी नहीं है और जो स्मोकिंग भी नहीं करता है, उसे 1 करोड़ रुपए का कवर 30 साल की अवधि के लिए केवल 1000 रुपए के मासिक प्रीमियम पर ही मिल सकता है। पॉलिसी धारक के आकस्मिक निधन होने पर पॉलिसी कवर की राशि परिवार को तत्काल खर्चे के रूप में पूरा करने, कर्ज चुकाने, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने या फिर उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकती है। टर्म प्लान बेहद सरल और किफायती है। इसके बाद भी भारत के लगभग 50% आबादी के पास अभी तक टर्म लाइफ पॉलिसी नहीं है। यदि आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो वह समय आज ही है। आज ही अपने कमाने वाले सदस्यों के जीवन का बीमा कराकर अपनी वित्तीय योजना की नींव रखें। वहीं परिवार का भविष्य सुरक्षित होने के साथ साथ आपको अपनी क्षमता और आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की मन की शांति भी मिलती है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।